लखनपुर नाम का गांव था, जहां के लोग बड़े ही सेवाभावी और अच्छे थे। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव के पास ही एक नदी बहती, जो बिल्कुल शांत और निर्मल जल से भरपूर थी। पूरा गांव खेती पर निर्भर था। गांव में बस एक ही समस्या थी, पहाड़ी पर रहने वाली चुड़ैल, जो आए दिन गांव वालों को परेशान करती। अरे राजू भाई, सुना है कल मोहन की बकरियां गायब हो गईं। बेचारा, उन्हीं का सहारा था उसे। ये जरूर उस काली पहाड़ी की चुड़ैल का काम है भैया। भगवान ना करे कभी हमारा पाला उससे पड़ जाए। अरे भाइयों, चिंता मत करो, आप लोग आराम से चाय पीजिए, भगवान अब अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर सब चाय पीने लगे और बातें करने लगे। अरे भाग्यवान, जल्दी इधर आओ, ये देखो टीवी में क्या आ रहा है भगवान। अरे ऐसा क्या आने लगा टीवी में जो इतना परेशान हो रहे हो? जरा मैं भी तो देखूं। अगले 24 घंटे में भरी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। सभी लोगों से विनती है, जो भी गांव नदी किनारे बसे हुए हैं वे विशेष सावधानी बरतें। हमारा गांव भी नदी किनारे ही है, हमें भी तो खतरा नहीं है ना कहीं। हमें पंचायत बुलानी चाहिए। वो तुरंत मुखिया जी को फोन करता है और सारी बात बताता है। गांव में पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। अरे मुखिया जी, ऐसे हालात में गांव में रहना सुरक्षित है या नहीं? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे सब लोग शांत हो जाइए। आज की ये बैठक इसी मुद्दे पर बुलाई गई है। मेरा विचार यह है कि सब लोग अपनी जरूरतों का आवश्यक सामान लेकर गांव के ही किसी ऊंचे स्थान पर चलते हैं। आपका इशारा काली पहाड़ी की तरफ तो नहीं है ना मुखिया जी? हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। मैं काली पहाड़ी की ही बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुखिया जी की बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि पहाड़ी पर जाना मौत को दावत देने जैसा था। इस कारण कोई भी गांव वाला मुखिया जी की बात से सहमत नहीं हुआ। रेखा, तुम्हें क्या लगता है, कोई पहाड़ी पर जाने की हिम्मत करेगा? अरे नहीं जी, कौन मौत के मुंह में चलकर जाएगा? इससे अच्छा तो घर पर रहकर ही इस मुसीबत का सामना करेंगे। अब गांव में चारों तरफ बस यही चर्चा होने लगी कि क्या कोई मुसीबत में पहाड़ी पे जाने की हिम्मत करेगा। अरे चंपक काका, आप ये चाय भी गले से नीचे नहीं उतर रही जब से पता चला है कि बाढ़ आने वाली है। अरे जुगनू, तुम भी कहाँ इन टीवी वालों की बातों में आने लगे हो? मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैंने तो आज तक गांव में बाढ़ नहीं देखी। अरे नहीं काका, जुगनू सही कह रहा है। आजकल तकनीक बहुत बढ़िया हो गई है, जो एकदम सही आंकड़े बताती है। हमें सावधान हो जाना चाहिए। गांव के कई लोगों ने हालातों के देखते हुए अपने जरूरी सामान और खाने पीने के सामान को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, और कुछ लोग गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे। अरे ओ भैया जुगनू, कहाँ चले भाई? परिवार के साथ? अब आपसे क्या छिपाना भैया, बाढ़ आने से पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं ताकि सुरक्षित बच सके। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पानी और आग से हमेशा बच के रहना चाहिए। चलो भैया, जैसी जिसकी सोच। हम तो अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। धीरे धीरे गांव का मौसम बदलने लगा। आसमान में काली घटाएं छाने लगी और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। गांव वाले परेशान होने लगे। कुछ मछुआरे बोले, मुखिया जी, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कभी भी नदी का पानी गांव में घुस सकता है। उनकी बात सुनकर गांव वाले चिंतित हो गए। देखा आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था कि समय रहते पहाड़ी की तरफ चलते हैं, पर आप लोग नहीं माने। मैं तो कहता हूं अब भी देर नहीं हुई है। नहीं मुखिया जी, हमारा जवाब अभी ना ही है, क्योंकि बाढ़ से मौत तो आते आते आएगी। अगर उस चुड़ैल के पास चले गए तो वो तुरंत हमें मार देगी। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं इतना स्वार्थी नहीं जो अकेले अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं। मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आपको आगे चलकर पछतावा जरूर होगा। सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके गांव में बाढ़ ना आए,
है इंद्रदेव हमारा गांव, तो सदैव दूसरे लोगों की मदद करता आया है। फिर भी आप हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी उफान पर थी, जो कभी भी अपना विकराल रूप धारण कर सकती थी। मुखिया जी और गांव के हट्टे-कट्टे लोग सबके घरों को मजबूत बनाने का काम करने लगे, ताकि वे पानी से बच सकें। ए जी कुछ कीजिए, बारिश के कारण छत से पानी टपक रहा है। गोलू सो नहीं पा रहा, कहीं वो बीमार पड़ गया तो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। वो बाहर जाकर इधर-उधर देखता है, तो उसे मुखिया जी और बाकी सब दिखते हैं, जो मरम्मत का काम कर रहे थे। वो पुकारता है, अरे भाई घनश्याम, जरा मेरी भी मदद कर दो यार। मेरे घर की छत से पानी टपक रहा है। हम सो नहीं पा रहे और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। हाँ जरूर भैया, बस ये काम खत्म करके अभी आते हैं, चिंता मत करो। सब मिलकर उसकी छत की मरम्मत कर देते हैं। शुक्रिया आप सबका। बस अब भगवान से यही विनती है, जल्दी से ये बारिश बंद कर दे। लेकिन दिनों दिन बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। फसलें खराब होने लगी, जानवर मरने लगे, चारों तरफ बस पानी ही पानी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाएगा। फसलें भी खराब हो गई हैं, भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। और जिसका डर था वही हुआ। नदी का पानी गांव में आने लगा और देखते ही देखते पूरा गांव पानी के आगोश में आ गया। जानवर, बैलगाड़ियां, ठेले सब पानी में बहने लगे। पानी से बचने के लिए अब अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। हाय राम, अब हमारा क्या होगा? सब लोग राम का नाम ले लो भैया, अंतिम समय आ गया है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हर चीज बहे जा रही थी। हाय राम, बस ये घर ही मेरी आखिरी पूंजी थी, ये भी अब छिन गई। अरे अम्मा, घर तो वापस आ जाएगा कैसे ना कैसे, पर अगर जिंदा ही नहीं बचे तो क्या काम आएगा ये घर। सब लोग जैसे तैसे पानी में चलते हुए मुखिया जी के घर की तरफ पहुंचे। मुखिया जी भी अपने घर की छत पर खड़े थे। अरे मुखिया जी, कुछ कीजिए, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुखिया जी, अब कोई रास्ता निकालिए। मेरे पास एक रास्ता है। पहले कोई एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ेगा, जो ऊपर से कई रस्सियां नीचे की तरफ फेंक देगा। बाद में सभी ऊपर चढ़ पाएंगे। लेकिन वो चुड़ैल? उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जान बचाना जरूरी है। सभी लोग मुखिया जी के कहे अनुसार ही करते हैं। मोहन पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हामी भरता है। हे जी, आपको हीरो बनना जरूरी है क्या? कोई और चला जाएगा, आपको कुछ हो गया तो? अरे चंपा, चिंता क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो हम सब मारे जाएंगे। मोहन रस्सियां लेकर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है और कुछ देर में ऊपर पहुंच जाता है। वहां का नजारा बड़ा भयानक था। यहाँ का नजारा तो सच में रूह कंपाने वाला है। पहाड़ी पर चारों तरफ बस सूखे हुए पेड़ थे और बीच में एक डरावनी झोपड़ी, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। मोहन हिम्मत दिखाता है और रस्सियां पेड़ों से बांधनी शुरू करता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, मैंने रस्सियां पेड़ों से बांध दी हैं। आप लोग एक एक कर ऊपर आ जाइए। सब लोग डरते हुए उन रस्सियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर सब एक बार के लिए चैन की सांस लेते हैं। पर अब उनके सामने एक नई मुसीबत थी, वो चुड़ैल। मुखिया जी ऊपर तो आ गए, अब इससे कौन बचाएगा? हम सब साथ रहेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी एक औरत चिल्लाकर बोलती है, अरे मेरा बेटा कहाँ गया? गोलू, गोलू, कहाँ हो बेटा?
सभी लोग गोलू को इधर उधर तलाशने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि गोलू उस झोपड़ी के खंभे से बंधा हुआ था। लोग उसे छुड़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी एक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से वरना सबको मार दूंगी। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। सब लोग डर जाते हैं और मुखिया जी को भला बुरा सुनाने लगते हैं। तभी राजू को झोपड़ी के पीछे एक बड़ा स्पीकर रखा हुआ दिखाई देता है। वो अपने पापा से कहता है, पापा, वो देखिए झोपड़ी के पीछे स्पीकर रखा हुआ है। सब लोग उस स्पीकर के पास जाते हैं और स्पीकर को उठा लेते हैं। कहीं ये आवाजें इसमें से तो नहीं आ रही थी? मोहन, जरा इसकी तार का पीछा करो, सब पता लग जाएगा। सब लोग तार के पीछा करते हैं तो वो तार झोपड़ी के एक कमरे में जाकर खत्म होता है, जहां एक चोर सी शकल का आदमी बड़ी हुई दाढ़ी में बैठा था, हाथ में माइक लेकर। इन सब को देखकर वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन उसे पकड़ लेता है। फिर सब मिलकर उसे पीटते हैं। वो रोते हुए बोलता है, अरे मत मारो मुझे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा था, ये बता, वरना हम तुझे मार मार के सच में भूत बना देंगे। अरे मैं ये सब पैसे के लिए करता था। पैसे? वो किस तरह? हम लोगों को डरा कर भला तुझे पैसे कैसे मिलते थे? आप लोगों को डरा कर नहीं, मेरे पैसा कमाने का तरीका कुछ और था। दरअसल मैं चंपक सेठ के लिए काम करता हूँ। कौन वो चंपक सेठ जो हाईवे में नॉनवेज ढाबा चलाता है? हाँ, वही चंपक सेठ। लेकिन उसका इन सब से क्या लेना देना है? आप लोगों के जो भी जानवर गायब होते थे उन्हें मैं ही चुराता था और उन्हें चंपक सेठ को दे देता। बदले में वो मुझे पैसे देता और उसे भी फ्री में मांस मिल जाता। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए और मुखिया जी से माफी मांगने लगे। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। अगर आज आप यहाँ आने को ना कहते तो ये राज कभी हमारे सामने नहीं आता। अरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ घंटों में बारिश भी बंद हो जाती है और गांव का सारा पानी बाहर निकल जाता है। गांव के लोग उस व्यक्ति और सेठ को पुलिस के हवाले कर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।